और नीट 2025 का रिजल्ट काफ़ी स्पेशल रहा है। क्या सर हमको नीट की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए? का है 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप हो चुके हैं और नीट का पेपर तो इस बार इतना कठिन आया था कि वो टीचर्स से भी सॉल्व नहीं हुआ। ये जो एडटेक चैनल्स हैं, ऑनलाइन एजुकेशन है, इसका बहुत बड़ा रोल है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित प्रताप सिंह, डायरेक्टर द बायोलॉजी एकेडमी बरेली। तो नीट 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है और नीट 2025 का रिजल्ट काफ़ी स्पेशल रहा है क्योंकि बहुत कम मार्क्स में भी बच्चों को एमबीबीएस इस साल मिला है। तो जो बच्चे इसमें सिलेक्ट हो गए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बहुत बड़े डॉक्टर बनिए, मानवता की सेवा करिए, देश की सेवा करिए। अब जो बच्चे इस बार सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं तो उन बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं उन्हें, और क्योंकि मेरी भी बात होती रहती है बच्चों से, तो इसीलिए उन कुछ सवाल का हम लोग हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या सर हमको नीट की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए? क्योंकि मेरा 1 अटेम्प्ट हो चुका है, 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप हो चुके हैं और नीट का पेपर तो इस बार इतना कठिन आया था कि वो टीचर्स से भी सॉल्व नहीं हुआ। तो बच्चों, पहली बात तो ये है कि नीट का पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। बस आप लोगों ने ये अजम्पशन बना दिया था कि नीट का पेपर बहुत सरल आता है। तो आपने ये एक मानसिकता बनाई हुई थी और आपकी ये मानसिकता को डेवलप करने के पीछे ये जो एडटेक चैनल्स हैं, ऑनलाइन एजुकेशन है, इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आपने मानसिकता बनाई थी, उस हिसाब से पेपर टफ था। लेकिन कॉम्पिटिटिव पेपर जो होते हैं, जो कंपटीशन के पेपर होते हैं, वो इतने प्रिडिक्टेबल नहीं होते हैं कि हम लोग ये प्रिडिक्ट कर पाएँ कि पेपर में जो 45 क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के, वो मेरे ही नोट से आएंगे और उसमें से 30 क्वेश्चन सिर्फ 1 लाइन क्वेश्चन और 1 लाइन आंसर होंगे। तो इस तरह के जो फॉल्स प्रिडिक्शन हैं उनमें आप फंसे रहे और जिसकी वजह से आपको वो वहाँ पे पेपर बहुत ज़्यादा टफ लगा। तो ये हकीकत है, ना कि ये हकीकत है कि इस बार कुछ बहुत ही ज़्यादा हुआ हो चुका हो। बाकी कंपटीशन का पेपर होता है और कॉम्पिटिटिव पेपर इतने ही कठिन आने चाहिए, बल्कि और कठिन आने चाहिए। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमको ड्रॉप लेना चाहिए, मेरे तो इतने ड्रॉप हो गए हैं। तो मैं तो आपको सीधे सीधे ये सजेस्ट करूँगा कि जिन बच्चों का सपना है कि उन्हें कुछ नहीं करना है जीवन में, उन्हें तो बस डॉक्टर बनना है, तो अगर किसी की ये मानसिकता है कि मुझे तो बस डॉक्टर बनना है, तो उनके लिए कभी भी ड्रॉप्स ख़त्म नहीं हो सकते। तो जब तक आप लोग डॉक्टर ना बन जाएं, तब तक आप लोग अपनी मेहनत को, अपनी हिम्मत को ना छोड़ें और प्रिपरेशन करते रहें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई ठीक है, हमें बनना तो है डॉक्टर, लेकिन हम इसको इतने साल दे सकते हैं या इतना हम लोग अपना जो मम्मी पापा है उनका पैसा लगा सकते हैं या इतना हम लोग अपना टाइम दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में प्लान बी भी है। तो जिनके पास में प्लान बी है और जो आपने एक अपनी लिमिट निर्धारित की है वो अगर पूरी हो चुकी है, तो आप, जाहिर सी बात है कि अब आप वहाँ से हटिए और जो आपने प्लान बी है उसको आप फॉलो करिए। बट अगर आप लोगों का सपना है डॉक्टर बनने का, तो सपने का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता है। सपना सपना होता है, गोल गोल होता है और उसको आपको बहुत शिद्दत से फॉलो करना चाहिए, ये मेरी राय है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सर हमको ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी चाहिए या ऑफलाइन प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो अगर एक कोचिंग ऑनर होने के बाद नाते में अगर आपसे कहूँगा, तो आप लोग, जाहिर सी बात है, ये कहेंगे कि आप बाइज्ड हैं कि भाई आपकी ऑफलाइन कोचिंग है तो आप हमें वहीं पे ही वो कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि हाँ भाई ऑफलाइन ही आप लोग प्रिपरेशन करो। बट ऐसा नहीं है बच्चों। देखो, ऑनलाइन प्रिपरेशन करने में कुछ माइन्यूट प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों को तुरंत समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जब आप प्रिपरेशन करते रहते हो तो वो 3-4 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। बट तब आप लोग एक मिड पे खड़े होते हो। तो अगर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे भी आप लोग एकदम से कैच नहीं कर पाओगे, और ऑनलाइन कोचिंग के भी मिड में खड़े होते हो तो शायद आप वो चीज़ सहते रहते हो। बट ऑनलाइन कोचिंग्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर से जो बच्चे अभी बिगनर हैं, जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो प्रिपरेशन तो कर चुके हैं बट अभी उनको उनके कॉन्सेप्ट या जो उनके बेसिस हैं वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, तो उनको मेरे हिसाब से ऑनलाइन कोचिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनको एक बहुत ही डेलिकेट मेंटोरशिप की ज़रूरत है और उनको 1 बाय 1 डाउट सॉल्व करने हैं, उनको टीचर से इंटरेक्शन की ज़रूरत है और उनको
क्लास में, उस माहौल में बैठ के पढ़ने की, टेस्ट देने की ज़रूरत है, तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो उन बच्चों के लिए फ़िलहाल नहीं है। अब जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं या वो जो एक आध नंबर से रह गए हैं या जो 5-6 नंबर से रह गए हैं, तो मे बी उनके लिए एक ऑनलाइन ऑप्शन हो सकता है कि भाई वो ऑनलाइन जाएँ, क्योंकि उनके पास नोट्स हैं, मॉड्यूल है, सब कुछ है। तो वो एक तरीके से ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं। बट मैं ये कहता हूँ कि पेपर कभी भी जो हमारी पिछली स्थिति थी उससे नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि मैंने इस बार ऐसा देखा है कि जिन बच्चों के मार्क्स पिछली बार 600 या 590, 595 आते थे, उन बच्चों के मार्क्स इस बार 450, 425 रह गए। तो हर दिन, हर बार एक पेपर आपका एक नया एक्सपीरियंस है और आपको उसके लिए पूरी ज़ीरो से तैयारी करनी चाहिए 100 तक। तो उस हिसाब से आपको ऑफलाइन कोचिंग, मेरे हिसाब से ऑफलाइन और ऑनलाइन में कंपैरिजन करा जाए तो ऑफलाइन कोचिंग एक बेटर ऑप्शन है रादर देन ऑनलाइन कोचिंग्स, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग्स को हम लोग एक सप्लीमेंट्री तौर पर रख सकते हैं कि भाई बहुत सस्ती होती हैं और उनको हम सप्लीमेंट्री तौर पर रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऑनलाइन कोचिंग इतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी, तो जो ऑनलाइन कोचिंग्स जो बहुत बड़े टीचर्स पढ़ा रहे हैं और बहुत कम पैसों में पढ़ा रहे हैं, उन्होंने क्यों अपने ऑफलाइन सेंटर्स खोले? और अगर उन्होंने अपने ऑफलाइन सेंटर्स खोले तो उनमें फ़ीस इतनी हाई क्यों रखी, अगर वो एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाना चाह रहे थे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। लेकिन हाँ बच्चों, ऑफलाइन का कोई मुकाबला नहीं है ऑनलाइन से। ऑफलाइन बहुत बेटर होता है और आपका एक रिदम सेट होता है, टीचर से ट्यूनिंग रहती है, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे जो तीसरा है कि साहब चलो ठीक है, अगर हमने ऑफलाइन कोचिंग करने का डिसाइड कर लिया तो क्या हम बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स में ही जाएं, क्या हम कोटा में ही जाएं तो ही हमारा सिलेक्शन होगा? तो देखो भाई, ऐसा है कि कोचिंग आपको गाइड कर सकती है, कोई भी कोचिंग या कोई भी एजुकेटर है। ये तो ज़रूर मैटर करता है कि वो एजुकेटर आपको नीट लेवल का पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, या उसकी स्किल्स कैसी हैं, ये तो मैटर करता है। लेकिन कंटेंट वाइज मेरे हिसाब से सारी कोचिंग्स सेम होती हैं। जो भी एक सीरियस टीचर है जो नीट के लिए पढ़ा रहे हैं, वो मेरे हिसाब से एक सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं और आपको सिलेबस भी सेम है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही कुछ ऐसा कुछ खास हो जाएगा कि आप लोग कोटा चले जाओगे, कानपुर चले जाओगे और वहाँ पे अगर आप एलन में एनरोल हो गए या मोशन में एनरोल हो गए या आप नारायणा में एनरोल हो गए और या आकाश में एनरोल हो गए, तो आप लोगों को बहुत एकदम से मदद मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है बच्चों। मेहनत अल्टीमेटली आप ही को करनी है। और ख़ास तौर से गार्जियन जो इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि ये रैंक फर्स्ट इस वाली कोचिंग से आई है तो ये कोचिंग अच्छी है, रैंक सेकंड इस वाली कोचिंग से आई है तो ये कोचिंग अच्छी है, या जो लोकल लेवल पे जो कोचिंग्स होती हैं कि यहाँ से 60 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ से 10 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ से 5 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो वो कोचिंग अच्छी हैं। तो नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस को देखकर मेरे हिसाब से आपको कोचिंग चूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस भाई, क्योंकि आप लोग भी अवेयर है, आप लोग वीडियोस देखते हैं, तो नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स फेक दिखाती हैं। बीइंग अ कोचिंग ऑनर मुझे नहीं ऐसा कहना चाहिए, बट जो बच्चों के भले के लिए है, मैं यहाँ पे वो कहना हूँ कि बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो दावा करती हैं कि हमारे 60 सिलेक्शन हुए इस साल, और अब जब उनका सिलेक्शन आप अगर देखो तो आपको पता चलता है कि 2022 में जो उन्होंने बच्चा दिखाया था वही 25 में दिखा दिया, सिलेक्ट हो गया। जो 2024 में बच्चा दिखाया था वही 25 में दिखा दिया कि सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो चलती रहती हैं। तो अगर आप कोचिंग चूज़ करना चाहते हैं ऑफलाइन, तो ऑफलाइन मेरे हिसाब से कोचिंग को चूज़ करने का बहुत बेहतर तरीका ये हो सकता है कि आप लोग बात करिए लोगों से कि हमें कौन सी कोचिंग में जाना चाहिए। तो आपको माउथ टू माउथ समझ में आएगा कि हाँ भैया, कोई कहेगा इस कोचिंग में जाइए, उस कोचिंग में जाइए, तो आप 2-3 कोचिंग्स की लिस्ट बना लीजिए कि हाँ भाई, मुझे ये कोचिंग्स हैं, ये मेरे ऑप्शंस हैं। उसके बाद में आप उन कोचिंग में जाके मिलिए, सभी से बात करिए और डेमो लीजिए, क्योंकि किसी भी कोचिंग का आप मन बना रहे हैं तो ये सिर्फ ये देखकर कि उस कोचिंग में भीड़ बहुत है, उस कोचिंग में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट उन लोगों ने बहुत सिलेक्टेड दिखा रखे हैं और उस कोचिंग में बहुत बड़े टीचर पढ़ा रहे हैं जिनका बहुत बड़ा ऑरा है, तो हम उसी कोचिंग में जाएंगे, वो हमारे बच्चे के लिए बेस्ट है, ऐसा नहीं है। भाई देखिए,
हर एक बच्चे की जो क्षमताएं हैं वो अलग होती हैं। हर एक बच्चे का समझने का, देखने का, चीज़ों को नज़रिया अलग होता है। कुछ बच्चे बहुत कम भीड़ में पढ़ पाते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा भीड़ में पढ़ पाते हैं। तो मेरे हिसाब से जिसको तैयारी करनी है वो ये डिसाइड करे और 3-4-5 दिन का डेमो लेके डिसाइड करे कि हमको किस कोचिंग में एनरोल होना है या किस टीचर के साथ में हमारी ट्यूनिंग मैच हो रही है। तो आई थिंक आप सभी के जो ये बेसिक डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे।